हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? है ना। तो आज खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहे। ठीक है, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। और मैं कहना चाहूँगी, अनुशासन कठिन जरूर लगता है पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी जरूर देता है ना। तो अनुशासन हर चीज़ में ना, चाहे काम हो, बिजनेस हो, घर के काम में हो, एक हाउसवाइफ बनने के लिए, वर्किंग वुमेन बनने के लिए, या फिर स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, नौकरी वालों के लिए, तो अनुशासन डिसिप्लिन ही है जो कठिन बहुत है। बट अगर ये आदत बना लेंगे, बुरा आदत छोड़िए और इसको आदत बनाइए, अनुशासन डिसिप्लिन को। जैसे कि आज मुझे इतना बजे से ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे, ये हमारे डिसिप्लिन में है, हमारे अनुशासन में है। ठीक है, तो अनुशासित रहिए। अगर ये आदत बना लीजिएगा तो ये गारंटी देगा आपको, है ना। तो एक बार इसको अपना के देखिए, है ना। किसी और को अपनाते पहले इसको अपना के देखिए, क्योंकि जब आपके पास सक्सेस होगा तो सब खुद ब खुद आ जाएगा। ये 100% नहीं, 1000% सत्य है। चलिए, तो आज की क्लास में ना, कल ये तटीय सागर और भारत की समीपीय क्षेत्र, सन्निकट भी क्षेत्र बोलते हैं इसको, इधर में सन्निकट है ना। तो इसको ये भी बोलते हैं और ये समीपीय क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है। फिर भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं बोलते, इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक जोन से संबंधित ना कुछ MCQ, उससे मैं इसका सब्जेक्ट ना पिछले क्लास में पढ़ा दी हूँ। ठीक है, आप जो नहीं पढ़े हैं वहाँ जाके देखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, लाइक UPSC, IAS, PCS, MPPCS, UPPCS, UP पुलिस, UP पैट, UGC नेट, JPSC, BPSC, ऑल एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। ओके, तो चलिए। और मेंस के लिए भी, अब जब भी मान लीजिए कि आपको आ रहा है तो आप बोल देंगे ना कि हाँ, इतना 24 नॉटिकल माइल तक हम ये कर सकते हैं, तो वो कैसे आ गया। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी तो लिख सकते हैं, नॉलेज होगा तभी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करा के आड़े तिरछे में चली जाऊँ। मैं सोचती हूँ कि देखिए, मुझे ना तुरंत उखड़ नहीं आना ना, मुझे इसमें पैर जमाना है ना। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं कुछ करने के लिए, तो मैं भी पढ़ा रही हूँ कि ताकि मैं अच्छा नाम करूँ इसमें। ठीक है, अच्छा अगर अच्छा दूंगी तो मैं जमी रहूंगी, और अच्छा नहीं दूंगी तो मुझे दुनिया पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि आप लोग को अच्छा दूँ। ठीक है, तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं थोड़ा बात कहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंस बातें हैं वो बताना जरूरी होता है, कि आए धड़ा धड़, हाँ चलो स्टार्ट करो, फलाना 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 फलाना। ठीक है, तो नहीं, ये क्योंकि ये ज़रूरी है भाई, और बीच बीच में भी आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। चलिए, तो भारत का प्रादेशिक सागर है ना, टेरिटोरियल सी की सीमा कितनी है, आप जाके देख लें, अगर वो मेरा क्लास किए हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। ओके जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और एक माइल्स के कितने के बराबर होता है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक नॉटिकल माइल्स कभी कभी पूछ लेगा कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा B, 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना तो आप इज्यूम लगा लीजिए, 12 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय सागर पर किस देश का संपूर्ण अधिकार होता है? तो है ना, जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रीय जो सागर है उसको, मैं डिफिनेशन यहाँ बार बार मैं लेंदी नहीं करना चाहूंगी, आप जाके देख लेंगे। ठीक है, ये सब ये ऐसा है क्वेश्चन ना, आप जब तक वहाँ नहीं देखेंगे डिफिनेशन, ये नहीं समझ में आएगा जी। तो इसको समझने के लिए आप पहले मेरे प्रीवियस ईयर तटीय क्षेत्र, भारत तटीय क्षेत्र देख के आएंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि तीसरा, कि क्षेत्रीय सागर किस देश का पूर्ण अधिकार होता है ना। तो उसमें उसका रिसर्च का, उसका आर्थिकी का, राजनीति का, तो तटीय देश, तो मान लीजिए कि ये भारत का तट है, 1200 नॉटिकल माइल, तो ये भारत का होगा। बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश का होगा, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का होगा, म्यांमार का है तो म्यांमार का होगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत के समुद्री क्षेत्र को किस कानून के द्वारा परिभाषित किया गया है ना। तो किस कानून के द्वारा ये पारित किया गया है, मतलब कि बताया गया है कि इसका 1976 ना, जैसे कि भारत के तटीय संहिता, समुद्री तटीय कानून ना। तो जो समुद्र, ये कौन डिसाइड करता है ना, आगे का क्वेश्चन में बता दी हूँ। अभी डिटेल्स उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा है। ठीक है, पर इसका फुल फॉर्म बता दूंगी। तो समुद्र का तटीय कानून 1972, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किया गया है। ओके जी, नहीं नहीं, ये अधिनियम, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा C आंसर। ठीक है,
इसका हो जाएगा भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम। ये तटीय नहीं, समुद्री क्षेत्र, तो उसी के अंदर सभी आएंगे ना, वो जो क्षेत्रीय सागर सन्निकट वगैरह सभी। तो भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्षेत्रीय सागर के भीतर कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो संपूर्ण संप्रभु अधिकार ना, सारे तरह, इसका पॉलिटिकल हो गया, आर्थिकी हो गया, रिसर्च वगैरह सभी। ठीक है, ओके। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की जो क्षेत्रीय सागर के भीतर विदेशी जहाजों को किस प्रकार का मार्ग का अधिकार है? तो निरापद इनोसेंट पैसेज वहां मैं बताई हूँ, अब देख लेंगे उस पर जाके, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और लेंदी हो जाएगा क्लास ना। ओके, भारत के क्षेत्रीय सागर की सीमा किस आधार रेखा से मापी जाती है ना? तो आधार रेखा से, लो वाटर लाइन ना, आप देखेंगे कि लो वाटर लाइन वहाँ मैं बता दी हूँ, इसलिए मैं बताना मुनासिब नहीं समझती यहाँ पे, आप देख लेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा वरना मैं डिस्क्राइब करती रहूँगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, एक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष लागू हुआ था? तो अभी मैं बता रही हूँ कि इसका कब हुआ था, जो संधि हुई थी समुद्री कानून का, तो 1982 में। ठीक है जी, ओके। क्षेत्रीय सागर पर कौन सा क्षेत्र आता है? क्षेत्रीय सागर के परे, मतलब कि परे में से बाद में, है ना। अभी क्षेत्रीय सागर कितना 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 24 नॉटिकल माइल्स तक ये आ जाएगा समीप क्षेत्र, है ना, कॉन्टिजियस जोन, जो 24 नॉटिकल माइल तक रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि भारत के क्षेत्रीय सागर में कितनी नॉटिकल माइल की सीमा के भीतर रक्षा और सुरक्षा का दायित्व प्रदान किया गया? भारत का है ना, तो इसका एरिया ही है भारत के क्षेत्रीय सागर 12 नॉटिकल माइल, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स। ओके जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अभी समीपीय क्षेत्र बताई थी ना कि वो नॉटिकल माइल क्षेत्रीय सागर के बाद जो आता है समीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का समीपीय क्षेत्र कितनी नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 नॉटिकल माइल्स। ओके, मेरा मुंह सूखने लगता है अभी क्लास ना, थोड़ा सा बोलते बोलते। ओके, तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, समीपीय क्षेत्र की गणना किस आधार रेखा से की जाती है? तो जो आधार रेखा होती है, ये आधार रेखा ना, आधार रेखा बेस लाइन से। ठीक है, वहाँ बेस लाइन भी बता दी हूँ, कोई भी डिफिनेशन में नहीं छोड़ी हूँ, आप एक बार पेशेंस के साथ देख लेंगे क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं क्लास ना। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि देखिए, भारत के समीपी क्षेत्र अधिनियम द्वारा परिभाषित होता है, मतलब कि किसी के द्वारा तो इसको परिभाषित किया होगा कि इतना से इतना 24 नॉटिकल माइल तक होगा। तो बताए थे ना कौन सा, ये समुद्री क्षेत्र अधिनियम कब आया था? 1976 में, उसी के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, ये कंफ्यूज करेंगे ना, तो आप देख लेंगे। ओके, ठीक है जी। समीपीय क्षेत्र में भारत का कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, समीपीय क्षेत्र यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक क्या 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 किया जाता है, उसमें मैं पॉइंट वाइज बता दी हूँ, आप देख लेंगे, जरूर देख लेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए उसको जरूर देखेंगे। ओके जी, तो इसका हो जाएगा सी, केवल पर्यावरण सीमा शुल्क नहीं बोलता, कस्टम ड्यूटी लेगा, आवर्जन कानून लागू करना। ठीक है, आप ये देख लेंगे, वहाँ सब कुछ बता दिया है, बता दी हूँ, सॉरी। तो अभी 15 क्या बोल रहा है कि हाँ, समीपी क्षेत्र का अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है ना, तो कितने किलोमीटर तक? तो 24 नॉटिकल माइल, और एक नॉटिकल माइल 1.8653 ऐसे कुछ था। तो अब देख लेंगे कि कितना, 44.4 किलोमीटर आता है शायद, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत के समीपीय क्षेत्र में निम्न में कौन सा लागू होता है? भारत के समीपी क्षेत्र निम्न में से कौन सा लागू होता है ना, मतलब कि कौन सा अधिकार है भारत के समीपी? ये सीमित अधिकार है, देखिए, कस्टम उस्टम अधिकार है, पूरा संपूर्ण अधिकार तो उसका क्षेत्रीय सागर में है, जो 12 नॉटिकल माइल में है ना। तो कुछ कुछ इसमें कस्टम हो गया, फिशरीज हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, साफ सुथरा करने वाला जो भी इसमें जो सफाई कराने का है, तो सीमित अधिकार है इसमें, ये नहीं कि पूरा संपूर्ण अधिकार संप्रभु है, इसमें नहीं है ना। ठीक है, उसमें मेंशन कर दी हूँ जी। तो अभी देखिए, अभी देखिए, ध्यान से पढ़ना होगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें क्या ही मैप देती है, उसमें मैप पे देके बता दे रही हूँ सारी, इससे रिलेटेड सारे मैप दे रही हूँ, और उसमें मैप दी हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट में क्या लेंदी करना है ना, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन करना रहता है, तो अब देख लेंगे, है ना। चलिए, तो इसे भारत के समीप क्षेत्र में कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाता है? तो कौन सा बनाता है?
तो ये बनाएगा यूनेस्को नहीं, WTO भी नहीं, नाटो भी नहीं। ये तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाएंगे सारा पढ़ा देंगे, आप टेंशन ना लें। ओके, और तो ये सी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है हाँ, हर एग्जाम के लिए। तो देखिए, भारत का समीपी क्षेत्र कौन सा संगठन या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में कौन सा नियम बनाता है, कौन बनाता है, तो ये भी होगा UNCLOS। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सी से कन्वेंशन, कन्वेंशन द लॉ ऑफ द सी, है ना। तो देखिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यू से हो गया यूनाइटेड, एन से नेशन, और क्या बोलते हैं, सी से कन्वेंशन, मतलब सम्मेलन जो होता है, और एल से लॉ ऑफ द सी। तो ये इसका हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन, है ना। तो हिंदी में भी लिख दें क्या? तो चलिए इसको मिटा के ना फिर मैं हिंदी में लिख देती हूँ। ओके, दोनों लिख लेंगे। ओके, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है ना, कभी कभी हिंदी में पूछ लेगा, या कभी ये किसके लिए काम करता है तो ये भी कभी पूछ लेगा, तो दोनों याद रखेंगे। ओके, चलिए तो हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लिख लेंगे, ठीक है। ओके, समुद्र विधि सम्मेलन। ओके, तो देखिए इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, है ना, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन। तो दोनों लिख लेंगे। अब जहाँ अभी बोली ना कि थोड़ा सा आप नोट्स रखेंगे, डायरी रखा करें, कम से कम मेरे क्लास के लिए तो रखें, जो जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ उसको नोट करते जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि भारत के समीपीय क्षेत्र, है ना, तो इसको नॉटिकल माइल में 24 नॉटिकल माइल होगा जी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो वो कितने किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 44 ये 12 नॉटिकल क्षेत्रीय अधिकार का, और ये हो जाएगा 44.4 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कि समीपीय क्षेत्र में भारत किस पर नियंत्रण रख सकता है। तो अभी मैं बताई थी ना कि ऊपर में सब बताई थी ना, सीमा शुल्क वसूल करता है, आवर्जन, फिर फिशरीज वगैरह, मत्स्य पालन वगैरह। तो अभी ये सब जानेंगे ना, तो न्यूज़ में रखेगा कि अरे चेन्नई से वहाँ श्रीलंका से मछुआरे पकड़े गए हैं, फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्यों, तो ये सब क्यूरियोसिटी जो होता है, क्यों 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 किया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो जब जितना अधिकार रहेगा उतना ही ना जाइएगा, किसी का अधिकार तो लीजिएगा नहीं ना आप, है ना। तो ध्यान रखना होता है ना, ये सब ज़्यादा दादागिरी नहीं करना होता है ना। तो चलिए, तो भारत के समीपी क्षेत्र के परे कौन सा क्षेत्र है? अच्छा जी, देखिए अभी क्या मैं बोल रही थी कि क्षेत्रीय अधिकार के प्रति ऐसा परे, मतलब उसके बाद बार में, है ना, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र होएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे जी, ठीक है। ईजी है, मैं बहुत ईजी बना देती हूँ ताकि आप लोग एकदम सोते सोते पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, तो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र कितनी नॉटिकल माइल तक फैला है? तो इसका देखेंगे कि 200 नॉटिकल माइल है जी, किलोमीटर में नहीं है। ओके, तो 200 नॉटिकल माइल में, और इसमें उसमें मैं पॉइंट वाइज बता दी हूँ कि इसमें क्या करते हैं, थोड़ा और आगे कर लेते हैं, दिख रहा है आप लोग को। ओके, तो इसमें 200 नॉटिकल माइल होगा, और इसमें क्या होगा कि इसमें अनुसंधान वगैरह करने का, पर इसमें आवाजाही कर सकते हैं, रूट से नौवहन वगैरह कर सकते हैं विदेशी, ठीक है। मगर इसमें क्या है, अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है, मैं बताइए आप देख लेंगे, ठीक है जी। हाँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र किस आधार रेखा से मापा जाता है? कोई भी देखिए आधार रेखा अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया, मान ली कटा है तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, और समीपी क्षेत्र 24, और ये 12 हो जाएगा, सॉरी, आधार क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र से, तो ऐसे मापते हैं, ठीक है। यहाँ से ये नहीं कि 24 से फिर यहाँ से ले, नहीं, यहाँ 0 से 200, यहाँ 0 से 24, यहाँ 0 से 12, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे बेस लाइन होता है ना सबका एक, तो बेस लाइन से, ठीक है, आधार रेखा उससे बेस लाइन से मापा जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में कौन सा अधिकार प्राप्त है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार ना, ठीक है। तो बोले ना कि इसके अनुसंधान वगैरह, रिसर्च वगैरह वैज्ञानिक कर सकते हैं, तो रिसर्च क्या करेंगे, वही तो नीचे जाके नेचुरल रिसोर्स होंगे उसी को तो करेंगे ना। ठीक है जी, ओके। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, देखिए आपको लगेगा ना कि ये मैडम पढ़ाई में बोर हो रहा हूँ, तो जितना कभी कभी मैं मुझे भी डिसिप्लिन में रहना होता है ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वरना एक दिन पढ़ाएंगे दूसरा दिन है छोड़ो। पहली बात है, सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन अरेंज करो, फिर उसको बनाओ, फिर उसको टाइप करवाओ, उसके बाद मैप डालो, उसके बाद फिर पढ़ाओ, फिर उसके बाद अपलोड करो, है ना, बहुत सारे काम है। और आप लोगों क्या है, बस ऑन के धगाधक पढ़ते जाए, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इजी आपके लिए है और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। तो प्रॉफिटेबल बोलते हैं ना कि लाभदायक, है ना, तो वो ज़्यादा है और सबके लिए, बट आप लोग के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, प्रॉफिट लें इसका, मेरे क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से भारत की कितने किलोमीटर तक संसाधनों का अधिकार रहता है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, दूरी पूछ रहा है, नॉटिकल माइल नहीं, अरे जल्दी आ, अच्छा ठीक है, तो धड़ाक से यहाँ मार दे ना ना, रुको पहले आगे किलोमीटर में चेंज करने आ रहा है, अगर नॉटिकल माइल से बाद तो फटाफट आ जाएगा ना। और नहीं तो देखिए इजी ऐसे 2-4 क्वेश्चन करके हम बाहर हो जाते हैं ना। तो जल्दबाजी शैतानों का काम है, इंसानों का नहीं। तो इसमें क्या है कि ये आधे किलोमीटर में पूछ रहा है, तो लगभग 370 किलोमीटर, ठीक है जी। चलिए ध्यान रखेंगे ना, ओके। तो अभी 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किस संधि से ली गई। देखिए WHO से तो लिया नहीं जाएगा, अभी बताए थे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, तो 1982। ये सब काम तो नहीं करता ना, ये सब अलग अलग है, जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे तो ये सब घबराइए नहीं, सब बता देंगे जी, ठीक है। उसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं कि भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र किस कानून के अंतर्गत आता है ना। तो ये किस कानून के, जो EEZ किस कानून के अंतर्गत आता है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाँ, देखिए ये सब तो पढ़ ही लीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ, पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिए क्या है क्या नहीं होगा। तो बट मैं इसमें क्यों खपाऊँ दिमाग ना, आंसर बता के फिर आप इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी, ये तो क्या हो गया। तो अभी मैं पेन ले लेती हूँ, चलिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर ये क्या, इसका ऐसा भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 बता दिए। चलिए अभी 27 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग भारत के लिए लगभग कितना है, भारत के क्षेत्र पर टोटल है ना, तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दे दी डेटा ना, 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत के अधिकार किस पर लागू होते हैं, है ना। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस पर लागू होते हैं, तो समुद्र तल, जल स्तंभ और उपभूमि, उप मीन्स ऊपर आसमान जी, ठीक है। कि ये नहीं कि चलो हम पानी से थोड़ी गए हैं, हम तो हवा से आए हैं, तो एयर क्रॉस करने तो ना, तो अरे भाई हम 370 किलोमीटर तक नहीं करने देंगे, मार गिराएंगे आपको, है ना, तो दूर ही रहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो EEZ के तहत, देखिए ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद ये बन जाएगा। अभी अगर जो वो कोई क्लास नहीं की तो कुछ भी नहीं समझने में आने वाला है, इसलिए इस क्लास को ऑब्जेक्टिव करने से पहले प्लीज़ सब्जेक्टिव पढ़ें, ओके। चलिए, तो ये आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, समुद्र तल, जल स्तंभ और उपभूमि, है ना। चलो, तो 29 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि EEZ में भारत का कौन सा अधिकार नहीं है। देखिए जो EEZ है ना, उसमें भारत का, देखिए संपूर्ण संप्रभुता पर संपूर्ण नियंत्रण नहीं है ना, खनिज तेल, गैस, मत्स्य पालन कर सकता है, समुद्री ऊर्जा, तो मगर ये नहीं है जी, ये संपूर्ण हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल, ओके, ध्यान रखेंगे, ओके। दिख रहा है ना, बहुत गंदा लग रहा है, चलिए मिटा देते हैं, टेंशन ना लीजिए आप एकदम, ओके। साफ सुथरा पढ़िए, गंदगी तो घर पे भी नहीं पसंद है ना, तो बुक्स में कैसे रखेंगे।
चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि कि भारत का ईईजेड क्षेत्रफल उसके भौगोलिक स्तर क्षेत्र से कितना बड़ा है ना, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है। कभी कभी पूछ देगा, देखिए ये नहीं बोल सकते ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो लगभग उतना जितना भूमि क्षेत्रफल, जितना भूमि है ना उतना टोटल ये समुद्री क्षेत्र में माप लेगा तो उतना ही होगा। ठीक है ना, ओके। तो 31 का क्या बोल रहा है कि सॉरी मेरा गला सूख रहा है, बस कुछ क्वेश्चन और बच्चे में करके। ओके, 31 बोल रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्य देशों को क्या अधिकार प्राप्त है ना। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्य देशों को क्या अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र नौवहन और वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति होता है। ठीक है ना, चलो। 32 बोल रहा है कि भारत के ईईजेड का सबसे अधिक भाग किस समुद्र महासागर में है ना। तो जो किस समुद्री महासागर में, देखिए ये तो प्रशांत महासागर तो होगा नहीं, हिंद महासागर होगा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर में नीचे तो नहीं आएगा ना, वो कम ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जी हिंद महासागर में। ठीक है, अरब सागर उधर ही है। चलिए, तो ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। भारत की ईजेड में समुद्री खनिज खोज के प्रमुख एजेंसियाँ कौन सी है, कभी कभी पूछ लेगा। इन्वायरमेंट में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन ना। तो ये NIOT है ना, तो ये कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत देख लेंगे जी। ये सब क्वेश्चन ना कंफ्यूज करता है यूपीएससी में, OPSS में, कोई भी एग्जाम में, रेलवे सभी में कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो आप एक बार पढ़े रहेंगे, सब्जेक्टिव पढ़े रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए हार्ड होता है, जो कॉन्सेप्ट ही नहीं जान रहा है ना, अब जान ही नहीं रहे बस क्या है, बस के बारे में पढ़े हैं बस, अब वहाँ देखने लगे इसके में चार पूछ दिया, 4 चक्का, इसमें कितने चक्के होते हैं, अरे याद ही नहीं है भाई। तो जब हम बस के बारे में पूरा पढ़े रहेंगे तो कितना चक्का है तो जान जाएंगे ना, एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या हो जाएगा कि भारत की ईजेड में समुद्री खनिज खोज की प्रमुख एजेंसी को जो समुद्र में रिसर्च वगैरह करती है, तो भारतीय कौन सी कंपनियां हैं, तो ये है NIOT। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लास्ट है, हो ही गया। ठीक है, आप घबराए नहीं, बस आप बहुत ज्ञान लेके ही उठेंगे यहाँ से। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र से भारत का मुख्य रूप से कौन सा संसाधन प्राप्त है ना, ईजेड से कौन सा संसाधन प्राप्त है, तो इसका हो जाएगा जी सी। ठीक है, मत्स्य करता है, खनिज तेल करता है, गैस, समुद्री ऊर्जा भी, ज्वार से जो ज्वारी ऊर्जा है ना, मैं पढ़ाऊंगी आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं ना बहुत एक चैप्टर लेके नहीं गुजरूंगी, आप पढ़ो फटाफट फटाफट, भले थोड़ा लेट लगेगा मेरा सारा कंप्लीट करने में, मगर एकदम कंठस्थ, एकदम बोलते हैं ना इसमें, मतलब कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना। ये नहीं कि अरे डर रहा हूँ, ऐसे नहीं, को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो इसमें क्या बोला कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में से भारत में मुख्य रूप से कौन सा संसाधन प्राप्त है, तो मत्स्य कर सकता है, खनिज तेल और गैस, समुद्री ऊर्जा वगैरह का इसका अधिकार प्राप्त रखता है। ठीक है जी। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जी, तो भारत ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा किस वर्ष की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है, बहुत एग्जाम में पूछता है, 1976 में। अभी ये जाने पढ़े ही नहीं रहेंगे तो बोलेंगे अरे यार कहाँ पूछा था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना, इजी क्यों होता है जब हम जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, अगर सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करें आप। और ठीक है, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सारे काम भी कीजिए, क्योंकि और काम कीजिएगा तो बोर नहीं होइएगा, और पढ़ाई तो मस्ट करना है, मतलब कि आपका काम ही है पढ़ाई, उसके बाद वो सब दिनचर्या भी कीजिए, गाना सुनिए, मूवी देखिए, थोड़ा मोड़ा सब कीजिए, पर पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।